हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास के बारे में और मेवाड़ के इतिहास का जो प्रारंभ से लेकर अपन ने इसकी रावत शाखा को पूरा कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि जो राणा शाखा का उदय कैसे हुआ, सिसोदिया शाखा का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रतन सिंह जी जो थे उस समय एक शाखा हुआ था और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो अधिकार हो जाता है वह खिज़्र खां को सौंप कर चले जाते हैं। बाद में खिज़्र खां आता है और खिज़्र खां मालदेव को सौंप कर चले जाते हैं। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में एक प्रतापी शासक हुआ था हमीर, और इसका जो कार्यकाल है वह है 1326 से लगाकर 1364 तक। यह एक बहुत ही प्रतापी शासक था जो कि सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह का पोता था और अरिश्य का पुत्र था। इनके समय में क्या होता है कि जो चित्तौड़ है उस पे किसका अधिकार होता है, तो मालदेव जिसे मुसला मालदेव के नाम से जाना जाता है, और इसी का बेटा था बनवीर सोनगरा। इन बनवीर सोनगरा को हराकर हमीर मेवाड़ पर क्या कर लेता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और जो रतन सिंह जी के समय में जो अवनति हुई थी, शाखा के समय जो इसकी चमक खो गई थी, उस चमक को वापस इसने ला दिया था, यानी वापस यहाँ पे उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया था। एक युद्ध होता है हमीर के काल में, सिंगोली का युद्ध। किसका युद्ध होता है? सिंगोली का। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो ये युद्ध होता है एक तो हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में होता है। लेकिन इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यह अनिर्णित युद्ध माना जाता है। कैसा युद्ध माना जाता है? अनिर्णित युद्ध माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या युद्ध था? तो अनिर्णित युद्ध था। किसके बीच में हुआ था? तो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। उसी के बारे में और पढ़ते हैं कि जो इसने हमीर ने क्या किया था, तो ध्यान दीजिएगा। हमीर ने एक चित्तौड़ जो दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनाया था। अन्नपूर्णा मंदिर का जो मंदिर है वह बनाया था कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। उसी प्रकार देखिएगा कीर्ति प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? तो जो विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान है, जो अड़िग रहता है, इसके कारण इसको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन।
उसी प्रकार रसिक प्रिया में भी, रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया किसने लिखी थी? तो कुंभा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कुंभा में लिखी थी। और उसमें इसको क्या बताया था? वीर राजा बताया था। क्या बताया था? वीर राजा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमीर का इतिहास है। लक्ष्मण सिंह का पोता था। लक्ष्मण सिंह जो प्रथम शाखा हुए थे उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हरि सिंह जी का पुत्र था और उस समय किसका अधिकार था? बनवीर का था। उनको हराकर इसने आधिपत्य किया और मेवाड़ की चमक को वापस लौटा दिया। सिंगोली का युद्ध हुआ था इसके मध्य, हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। ये युद्ध अनिर्णित रहा। हमीर ने चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया? अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। कीर्ति प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन, यानी जो विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान है। रसिक प्रिया में इसको क्या कहा गया? वीर राजा। अब देखिएगा, ये तो पूरा हो जाता है। इसके बाद में अपन एक जो प्रतापी राजा आता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और वह है चैत्र सिंह। चैत्र सिंह जिसको खेता के नाम से जाना जाता है, जिसको राणा खेता के नाम से जाना जाता है। ये प्रतापी शासक था। ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। कौन? तो ध्यान दीजिएगा, चैत्र सिंह। चैत्र सिंह जिसको किसके नाम से जाना जाता था? खेता के नाम से। खेता के नाम से जाना जाता था। और इनका जो कार्यकाल है वह कब है? तो 1364 से लगाकर 82 तक इनका कार्यकाल चलता है। अब देखिएगा, जैसा नाम है वैसे इन्होंने अपनी जो मेवाड़ राज्य की क्षेत्र सीमा है उसका विस्तार किया था। इसका प्रमुख योगदान था कि इन्होंने जो मेवाड़ है, क्या है? मेवाड़ की सीमाओं का क्या किया था? उन्होंने विस्तार किया था। किसने? राणा चैत्र सिंह ने, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? खेता। वह क्या करते हैं कि उन्होंने अजमेर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में उन्होंने बिलवाड़ा में एक है जहाजपुर और मांडल को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती यानी हाड़ा चौहान पर उन्होंने दबाव बनाया और हाड़ौती प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद में चप्पन का मैदान यानी बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, चप्पन के मैदान पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार मेवाड़ की जो अब क्षेत्र सीमा का विस्तार हो चुका था, उसके बाद में इन्होंने एक बड़ा पंगा ले लिया था। वह है मालवा। क्या है? मालवा से इन्होंने पंगा ले लिया था। और इनके समय में यहाँ पे जो शासक थे वह थे दिलावर सिंह, दिलावर खां। कौन थे? दिलावर खां। उनके साथ में इनका पंगा हो जाता है और इसी से क्या आरंभ हो जाता है? मेवाड़ मालवा संघर्ष का आरंभ हो जाता है। मेवाड़ मालवा का संघर्ष आरंभ होता है जो लंबे समय तक चलता है। यानी इसके बाद में कुंभा और संगा के समय भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? चैत्र सिंह ने किया था। यानी इसका प्रारंभ किसने किया था? चैत्र सिंह ने। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने अपनी चैत्र की सीमाओं का विस्तार किया था। यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? हमीर। हमीर का बेटा कौन था? चैत्र सिंह। कौन था? चैत्र सिंह, जिसे किसके नाम से जाना जाता था? खेता के नाम से जाना जाता था। अब देखो चैत्र सिंह
चैत्र सिंह। और चैत्र सिंह का बेटा कौन है? लाखा, लाखन सिंह, लाखन सिंह बोलते हैं जिसको, या फिर लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आता है लाखा। कौन आता है? लाखा आता है, यानी राणा लाखा, जिनका कार्यकाल 1382 से लगाकर 1421 तक इन्होंने राज किया था। और इनको किसके नाम से जाना जाता था? और तो सीधी सी बात है, इसको और लाखन सिंह के नाम से जाना जाता था और लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन विस्तृत वर्णन करेंगे, ये राणा लाखा जी क्या थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक इनके समय में एक जावर चैत्र, कौन सा चैत्र? जावर चैत्र उदयपुर में आया हुआ है, और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो योगिनी पट्टनम। क्या नाम था? योगिनी पट्टनम। और इस चैत्र में क्या मिला? चांदी मिली, जस्ता मिला, सीसा मिला, इसके कारण जो मेवाड़ की जो समृद्धि का आधार बना और मेवाड़ उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा। किसकी वजह से? जावर माइंस की वजह से। चांदी निकली, जस्ता निकला, सीसा निकला, और इससे क्या हुआ? उन्नति हुई। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी के समय में उदयपुर में एक झील बनाई गई थी, उसका नाम था पिछोला। क्या नाम था? पिछोला। बड़ा खूबसूरत स्थान है, और हम इस पिछोला के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी कैसे बनी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पिछोला बनी थी वो किसके कार्यकाल में बनी थी? लाखा के कार्यकाल में। अब पिछोला कैसे बनी, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे एक चित्तर नाम का बंजारा था। चित्तर नाम का क्या था? बंजारा था। और वह क्या था? बंजारा था। और वह चिड़ी मार था। क्या था? चिड़ी मार था। वह क्या करता है कि उसके बैल की मृत्यु हो जाती है, और बैल की स्मृति में वह पिछोला का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, पिछोली गांव के पास में। कहां करवाता है? पिछोली गांव। तो देखिएगा, पशु प्रेम का जो ये अनूठा उदाहरण अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है, पिछोला की पहाड़ पे। तो ये अब देखते हैं कि ये पिछोला है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे जैसे कि पिछोला है उदयपुर में, बीचों बीच में एक पिछोला है, और इस पिछोला में एक जग मंदिर भी है, जग निवास भी है, और साथ साथ में यहाँ पे हेरिटेज होटल्स वगैरह भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। जेम्स, आपने नाम तो सुना होगा, जेम्स बॉन्ड, बहुत सारी शूटिंगें वगैरह होती है यहाँ पे। और इसी के पास में एक बिजली की पहाड़ी बनी हुई है। किसकी? बिजली की पहाड़ी बनी हुई है, और उस पर क्या बना है? नटनी का सबूतरा बना हुआ है। नटनी का सबूतरा। अभी ये नटनी का सबूतरा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, राणा लाखा के समय में क्या होता है कि नट जाति जो कि क्या करता है? कर्तव्य दिखाने का काम करते हैं। तो उस समय मेवाड़ में एक उदयपुर में नटनी आई हुई थी, जिसका नाम था गलकी। क्या नाम था? गलकी। वह क्या करती थी? रस्सी पर चलती थी। क्या करती थी? रस्सी पर चलती थी। तो राणा लाखा ने उनको बोला कि अगर आप पिछोला को एक सिरे से दूसरे सिरे तक
पार कर लेते हो तो मैं आपको क्या दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। क्या दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। फिर क्या होता है, गलकी तैयार हो जाती है और रस्सी पर चलना प्रारंभ कर देती है। आधी दूरी तो उसने तय कर ली और फिर पूरी करने ही वाली थी कि जो लाखा के जो सरदार थे उन्होंने उसकी रस्सी को काट दिया और गलकी की मृत्यु हो गई। तो फिर राणा लाखा ने उनकी स्मृति में क्या बनाया था, नटनी का चबूतरा बनाया था। तो ये देखो बहुत बड़ी अच्छी कहानी है। उसके बाद में आगे एक मैं आपको और कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसकी, लाखा के कार्यकाल की बहुत ही एक रोचकपूर्ण बात है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या होता है कि राणा लाखा जी आक्रमण करने के लिए जाते हैं बूंदी का किला है तारागढ़। कौन सा किला, तारागढ़। वहां पे आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बारे में एक कहावत है कि नकली गढ़ दिगो नाही, बिन घोर घमसार सिर टूटिया, बिन काम फिरे असली गढ़ पर जब आन। तो एक ये कहावत है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि नकली गढ़ दिगो नहीं, बिन घोर घमसान सिर टूटिया, बिन काम फिरे ए असली गढ़ पर आन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि लाखा अटैक करता है, किस पे अटैक करते हैं, बूंदी पे। बूंदी के शासक कौन थे, हमीर हाड़ा, जिसको किसके नाम से जाना जाता था, हामी के नाम से जाना जाता था। और क्या होता है कि लाखा को क्या मिलती है, असफलता मिलती है। क्या मिलती है, असफलता मिलती है। तो वह क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जब तक इसको नहीं जीतूंगा मैं क्या करूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। क्या करूंगा, अन्न जल नहीं दूंगा। अब देखो मेवाड़ में हटा गया, अगर लाखा जी चले जाए तो मेवाड़ को कौन संभाले। तो ये बड़ा क्या उत्पन्न हो गया, संकट उत्पन्न हो गया। अब इसका समाधान कैसे निकले। तो फिर क्या करते हैं, उनके जो सरदार है वो एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब लाखा जी सो रहे होते हैं तो उनको अचानक जगा के बोलते हैं कि बूंदी आक्रमण हो गया है, और बूंदी पर आक्रमण हो गया। और फिर क्या होता है कि आगे बूंदी की रक्षा करते हुए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था, कुंभाहाड़ा। वह क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो देखो भाई ये सीधी सी बात है, जो उनको खाना खिलाने के लिए इतनी बड़ी एक योजना बनाई जाती है और जिसमें कौन मारा जाता है, कुंभाहाड़ा मारा जाता है, और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लाखा जी की एक 62 वर्षीय उम्र में एक बड़ी रोचकपूर्ण और कहानी है। मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि लाखा जी के एक पुत्र थे चुंडी कौन सा, हाउसफुल 3 वाला नहीं, ये सुनती नहीं, ये चुंडा है। कौन है, चुंडा। तो किसका पुत्र था, राणा लाखा जी का। तो ध्यान दीजिएगा लाखा जी का एक पुत्र कौन था,
चुंडा, ज्येष्ठ पुत्र था। क्या होता है कि इनके समय में मारवाड़ का राजा भी कौन होता है? चुंडा होता है। कौन होता है? राव चुंडा होता है, राव चुंडा। तो देखो ये चुंडा अलग है, ये मारवाड़ का, और ये चुंडा मेवाड़ का, लाखा का पुत्र। और वह ये जो चुंडा है वह सीधी सी बात है कि क्या करता है, यहाँ पे पहले तुर्कों, मारवाड़ पर तुर्कों का अधिपत्य होता है, तो वह पर्तियारों के साथ में मिलता है, और फिर यहाँ का जो शासक बन जाता है, यानी उसकी शादी जो है वह किससे की जाती है? किशोरी देवी से की जाती है। किससे? किशोरी देवी। वह पर्तियार वंशीय राजकुमारी थी, और पर्तियारों ने ये चुंडा को क्या दे दिया था? मंडोर दे दिया था। क्या दे दिया था? मंडोर, यानी दहेज में मंडोर दिया था। किशोरी देवी से जब उसने शादी की गई तो मंडोर उसको दहेज में दे दिया गया। और किशोरी देवी का और चुंडा का जो पुत्र है वो कौन था? कान्हा। कान्हा। इसके अलावा चुंडा के एक और पुत्र था जिसका नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। और एक और बेटी थी, यानी रणमल की बहन, जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई। अब सीधी सी बात है, देखो मंडोर पर तो किसका अधिकार होगा? कान्हा का होगा, क्योंकि दहेज में लाया। तो भाई ये रणमल कहाँ जाए? रणमल कहाँ जाए? तो ये अपनी बहन का जो नारियल लेके, यानी विवाह प्रस्ताव लेके किसके पास में जाता है? लाखा के पास में। किसके पास में जाता है? लाखा के पास में। लेकिन किसके लिए जाता है? चुंडा के लिए जाता है कि शादी किसके साथ में करवा दे? वो चुंडा के साथ में करवा दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका जो नारियल होता है वह किसके हाथ में दे दिया जाता है? लाखा के हाथ में दे दिया जाता है। यानी जो प्रस्ताव है, जो नारियल है, वो किसको दे दिया जाता है? लाखा को दे दिया जाता है। अब चुंडा मना कर देता है कि नारियल सबसे पहले हमारे पिताजी को दिया गया है, तो वही इनसे शादी करेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। तो रणमल भी हट जाता है और चुंडा भी अपनी जीत पे दोनों टिके रहते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या निकले? क्योंकि उस समय लाखा जी 62 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे, यानी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। फिर क्या होता है इसका सॉल्यूशन? तो रणमल भी बोल देता है कि हाँ, मैं तो अपनी बहन की शादी लाखा जी के साथ में करवा दूंगा। तो क्या भविष्य में जो भी राजा बनेगा, क्या वह इनका पुत्र बनेगा? तो फिर ये बात जैसे ही बोली गई तो चुंडा ने क्या कर दिया? उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि मैं भविष्य में मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। और उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो जो इससे जो लड़का होगा वही इसको गद्दी को संभालेगा, और वह उसका पुत्र कौन होता है? मौकड़ होता है। और फिर बाद में मौकल ही लाखा के बाद में राजा बनता है। तो ये चुंडा का जो ये प्रस्ताव है, इतना बड़ा प्रस्ताव लिया था, और आजीवन कुंवारे रहे थे। आजीवन क्या रहे थे? ब्रह्मचार्य का पालन किया था। और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों? इस प्रस्ताव की वजह से आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया। और फिर इनको एक सीधी सी बात है, एक जागीर दे दी जाती है जिसका नाम है सलुम्बर। कौन सी जागीर? सलुम्बर। और सलुम्बर के जो इसके जो वंशज है वह क्या कहलाए थे? चुंडावत कहलाए थे। क्या कहलाते हैं? चुंडावत कहलाए थे। तो देखिएगा ये इतनी बड़ी इसकी हिस्ट्री है। और फिर बाद में कौन राजा बन जाता है? मौकल। कौन बनता है? मौकल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया।
अब देखिएगा ये लाखा जी हो गए, लाखा जी हो गए। अब लाखा के बाद में कौन आता है? तो सीधी सी बात है, चुंडा जी तो हट गए थे, विष्णु पितामह बन गए थे। अब मेवाड़ को कौन संभाले? तो मेवाड़ को फिर संभालेंगे हंसाबाई का पुत्र। हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई का पुत्र कौन था? मौखल। तो मौखल के हाथ में अब कमान थी मेवाड़ की, और इसी के बारे में अपन, और इसका जो संरक्षक है वह चुंडा ही थे, उनकी देख रेख में ये इसका संचालन करते थे। अब आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? मौखल के बारे में। मौखल के बारे में, मौखल का जो कार्यकाल है, मौखल का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल है 1421 से लगाकर 33 तक का इसका कार्यकाल था। अब देखिएगा क्या होता है मौखल के कार्यकाल में, क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 3 व्यक्तित्व बहुत फेमस रहे। एक तो कौन थे? चुंडा जी। एक कौन थी? हंसाबाई। और एक कौन था? हंसाबाई का भाई रणमल। रणमल ये कौन क्या था? भाई। ये क्या थी? यानी ये मामा हो गए, ये फिर इनके क्या हो गए? मौखल के क्या हो गए? मामा हो गए। ये माँ हो गई और ये इनका भाई हो गया। अब देखिएगा क्या होता है कि जब मौखल राजा बने और चुंडा इसके संरक्षक रहे, तब जब इनकी ख्याति को देख के हंसाबाई डर गई। हंसाबाई चुंडा के ऊपर क्या करने लगी? अविश्वास करने लगी। क्या करने लगी? अविश्वास। और जब चुंडा पर अविश्वास किया गया तो चुंडा कहाँ गया? चला गया मालवा चला गया। कहाँ पे चला गया? मालवा। मालवा जिसको क्या बोलते थे? मांडो। क्या बोलते थे? मांडू। वहां का शासक कौन था? होशंग शाह। वहां पे चला जाता है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं इनके मामा श्री रणमल। ये क्या करता है? एक चुंडा का भाई राघव देव, क्या नाम था उसका? राघव देव। उस राघव देव भाई किसका था? चुंडा का। उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जब हत्या हो जाती है, राघव देव की हत्या कौन करवाता है? रणमल। तो हंसाबाई वापस किसको बुलाती है? चुंडा को। क्या इसको बुलाती है? चुंडा को उन्होंने बुला दिया, कॉल कर लिया। कॉल नहीं यानी उस समय बुलाया, जो पत्र होता है वो पत्र भेजा, चुंडा को बुलाया। फिर देखो चुंडा तो चुंडा थे, उन्होंने क्या किया कि रणमल की एक प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका, जिसको बारमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारमली। ये इनकी क्या थी? प्रेमिका। इनको चुंडा सेट कर लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। और उसके माध्यम से क्या करवा देते हैं? रणमल की हत्या करवा देते हैं। रणमल की क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। और जो इसके पास में जो मंडोर था, उस मंडोर के ऊपर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। अब जब कब्जा ही कर लिया तो फिर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अब मंडोर पर भी किसका अधिकार हो गया? मेवाड़ का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? मंडोर का। और भाई मेवाड़ उस समय जब जिसकी हत्या की गई रणमल की, उस समय जो इनके पुत्र, रणमल के पुत्र जोधा, कौन थे? जोधा। रणमल के पुत्र थे जिसका नाम था क्या? जोधा। जोधा इसके पुत्र का नाम था।
जोधा चले जाते हैं बीकानेर, क्योंकि अब मंडोर में तो जगह मिलेगी नहीं, तो बीकानेर के काउनी क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ पे? काउनी क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, एक ये मेवाड़ और मारवाड़ में संघर्ष चलता रहता है। फिर इसका समाधान कैसे निकले? तो समाधान के लिए क्या होता है कि जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम था संगार देवी। क्या नाम था? संगार देवी। और मौखल का बेटा कौन था? तो मौखल का बेटा कुंभा। मौखल का बेटा कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, कुंभा था। इसको हटा देता हूं मैं। मौखल का बेटा कुंभा, ये देखिएगा, मौखल का बेटा कुंभा। और कुंभा जो इसकी शादी है किसकी? संगार देवी की। और किसके साथ में करवा देता है? अपने पुत्र रायमल के साथ में करवा देता है। किसके साथ में करवा देता है? अपने पुत्र रायमल के साथ में करवा देता है। यानी अब इनकी और इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी। और इसी के साथ में एक क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। कब होती है? 1453 में। इस संधि का नाम क्या है? तो आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। किसके मध्य? कुंभा और ये जोधा के बीच में। क्योंकि देखो, आवल का मतलब आवड़े और बावल का मतलब बावड़िया, तो इन दोनों का जो ये मिश्रित रूप होता है, तो ये आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 की। अब देखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या करवाया, यानी इनके जो कार्यों के बारे में अपन देखते हैं, इनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा कि मेवाड़ पे कभी भोज यानी परमार शासकों का आधिपत्य रहा था। यानी मुंज परमार का अटैक हुआ था, उसके बाद में एक परमार शासक हुए थे जिसका नाम क्या था? भोज। और मैंने आपको बताया था कि भोज ने क्या क्या बनाया था। तो भोज ने एक तो नागदा में भोजासर तालाब का निर्माण करवाया था, और एक उस समय उन्होंने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था। किसने बनाया था? भोज ने, भोज परमार ने। क्या बनाया था? एक तो नागदा में क्या बनाया था? भोजासर तालाब। और एक क्या बनाया था? चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था, जिसका मौखल क्या करता है? पुनः निर्माण करवाता है। और इस मंदिर को एक नाम दे देता है समदेश्वर मंदिर का नाम दे देता है। और इसके कार्यों में आप देखोगे तो इसने जो एकलिंग जी कैलाशपुरी एकलिंग जी, उनका क्या बनाया था? कैलाशपुरी वाले उनका क्या बनाया था? इसने परकोटा बनाया था। क्या बनाया था? परकोटा। और चित्तौड़ दुर्ग में इन्होंने एक तो एकलिंग जी का एकलिंग मंदिर, या फिर द्वारिका नाथ का मंदिर इन्होंने बनाया था। और कहा जाता है कि इनके समय में एक 1428 में रामपुरा का युद्ध होता है।
रामपुरा का युद्ध होता है किनके किनके बीच में, तो मौकल और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज खां, एक फिरोज खां थे, फिरोज खां, फिरोज खां के मध्य होता है, लेकिन ये पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। कौन? फिरोज खां। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे अपन। अब देखिएगा क्या होता है कि मेवाड़ की सेना किसी विजय हेतु निकल पड़ी थी और वह एक गुजरात के पास में एक स्थान है जिलवाड़ा, वहां पे पड़ाव डाले हुए थी, पड़ाव डाले हुए थी। देखना, मैटर को समझना कि मेवाड़ की सेना किसी यात्रा पे निकली थी आक्रमण के लिए, और वह कहां पे रुकी थी? जिलवाड़ा में रुकी थी। कहां पे रुकी थी? जिलवाड़ा में। और चित्तौड़ पर क्या होता है? चित्तौड़ पर उस समय आक्रमण कर देता है पीछे से कौन? अहमद शाह। कौन था? तो ये गुजरात का शासक था। सेना कहां पे थी? जिलवाड़ा। यानी इसका मतलब मौकल कहां था? मौकल, और मौकल का बेटा कुंभा कहां था? जिलवाड़ा में। यहां पे अहमद शाह का अटैक होता है, तो फिर क्या करे? तो इनकी एक मौकल की एक पत्नी थी, मौकल की पत्नी थी जिसका नाम था कमलावती। वह पुरुष वेश में क्या करती है? शानदार युद्ध करती है। क्या करती है? युद्ध करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कमलावती किसकी पत्नी थी? मौकल की। वह युद्ध करती है किससे? अहमद शाह से। और पीछे से यहां पे क्या होता है देखना, तो यहां पे क्या होता है कि जो ये मौकल है, मौकल विश्राम कर रहा होता है, तो एक राजा हुए थे चैत्र सिंह या खेता, और उनकी जो एक उपपत्नी, दासी कह सकते हो, जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। वह खातिन और खातिन के दो पुत्र थे, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा। और ये दोनों, एक और व्यक्ति था महपा पवार, के साथ में योजना बनाते हैं मौकल को मारने की, और मौकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जैसे तैसे कुंभा को वहां से निकाला जाता है और कहां पे पहुंचाया जाता है? चित्तौड़ पहुंचाया जाता है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी घटना थी कि कुंभा को फिर बचा दिया गया और फिर बाद में कुंभा जी राणा बनते हैं। और इसी के संदर्भ में कहा गया है कि भीत में आड़ो और खेत में अवाड़ो, भीत में आला और खेत में नाला, और घर में साला बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। इसी के संदर्भ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, ये मौकल हो गया आपका। मौकल के बारे में अपने विस्तृत वर्णन कर लिया। अब अपन किसका वर्णन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब मौकल के बाद में मौकल की क्या हो गई? हत्या हो गई। उसके बाद में कुंभा यहाँ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। बहुत ही प्रतापी शासक, बहुत ही यानी महान शासक थे। यानी बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था उन्होंने, और
बहुत सारे युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है। किसका? राणा कुंभा का। राणा कुंभा का टॉपिक बहुत ही बड़ा है और इसकी वजह से इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो लेंगे और इसका कार्यकाल बता देता हूं। अब 33 में इनका देहांत हत्या हो गई थी, तो इनका कार्यकाल 33 से लगाकर 68 रहा। और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे कुंभा जी के बारे में। फिर देखो मौखल के बाद में कुंभा जी, और कुंभा के बाद में आता है उदा आता है। कौन आता है? उदा, जिसको उदयकरण भी बोलते हैं। उदयकरण और इनका जो कार्यकाल है वह है 1468 से लगाकर 73 तक। ये क्या कर देते हैं? अब देखो, मौखल का बेटा कुंभा और कुंभा का बेटा उदा। अब क्या होता है कि अंतिम दिनों में महाराणा कुंभा को, जो कि कुंभलगढ़ के किले में होते हैं, उनको उन्माद रोग हो जाता है। किसका रोग हो जाता है? उन्माद रोग हो जाता है। और इसका फायदा कौन उठाता है? उदा उठाता है। और वह अपने पिता की क्या कर लेता है? हत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? हत्या। और शासक बन जाता है। हत्या करने के बाद में क्या बन जाता है? वह शासक बन जाता है। इसलिए इसको पृथुहंता पुत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पृथुहंता राणा बोलते हैं। अब ये क्या करता है? उदा। अब कुंभा का पुत्र उदा भी था और एक और पुत्र था, कुंभा का पुत्र था, जिसका नाम था रायमल। अब उदा और रायमल के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसमें से प्रमुख देख सकते हैं कि जावर की लड़ाई। एक तो होता है जावर का युद्ध होता है, एक होता है दाडिमपुर का युद्ध होता है। लेकिन इसमें उदा है वो क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उदा पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में वो कहाँ चला जाता है? मालवा यानी मांडू चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? मांडू। अब वहां पे क्या हो जाता है कि अब देखो, करनी की है ऐसी पितु हत्या का, तो सीधी सी बात है उसका रिजल्ट तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो वहां पे इसके ऊपर कहर टूट पड़ा, यानी बिजली गिर पड़ी। और जैसे बिजली गिर पड़ी, ये वही इनका राम नाम सत्य हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, बिजली से कौन मरा था? उदा। फिर देखिएगा कौन बनता है शासक? रायमल कब बनेगा? तो ये रायमल, ये जो शासक बनता है वह शासक बनेगा ये शासक फिर बन जाता है 1473 से लगाकर 1509 तक चलता है। 1509 तक कौन शासन करता है? रायमल। अब ध्यान दीजिएगा इनके बारे में डिटेल क्या है? तो इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। वह गौसुंडी का आया हुआ है? गौसुंडी आया हुआ है चित्तौड़ में। वहां पे एक गौसुंडी तालाब यानी बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इस गौसुंडी बावड़ी के वहीं पर एक क्या मिला हुआ है? अभिलेख मिला हुआ है। और इस अभिलेख में, ये जो अभिलेख है वह राजस्थान का प्रथम वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके
पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम वैष्णव धर्म अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त कहाँ पे हुआ था, गौशुंडी अभिलेख से। समझ में आ रहा है, गौशुंडी अभिलेख से प्राप्त हुआ था। उसके बाद में ये इनका रिलेटेड ना, इसका संबंध दूसरी शताब्दी से था। किससे था, बहुत ही पुराना अभिलेख था, यानी दूसरी शताब्दी से यह जो कौशुंडी अभिलेख का संबंध रखता था। अब देखो जो ये रायमल जी है, इस रायमल जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उस मंदिर का नाम क्या था, तो अद्भुत, यानी चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या था, अद्भुत नाथ जी। अद्भुत नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, ये करवाया रायमल जी ने। उसके बाद में देखिएगा इसमें एक ये बहुत ही इन्होंने एक 3 जलाशय का निर्माण करवाया था जिसके नाम भी देखो बहुत प्यारे हैं, राम, शंकर और समया संकट जलाशयों का उन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण करवाने के बाद में इन्होंने इसके बाद में किसको प्रोत्साहन दिया, खेती को प्रोत्साहन दिया। खेती को क्या दिया था, उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो ये बहुत बड़ी इनकी घटना थी। उसके बाद में देखिएगा कि इनके ही पुत्र हुए थे। किसके पुत्र, इसको थोड़ा मैं रफ करने जा रहा हूं। इनके एक पुत्र थे पृथ्वीराज। कौन थे, पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूं मैं। अरे इतिहास तो बहुत है, जितना खींचो उतना खींचा जाता है। अब देखो पृथ्वीराज, इनका पुत्र था पृथ्वीराज। अब ये जो पृथ्वीराज है ना, इनको उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। बहुत ही ये सुपर डिलक्स फास्ट एक्सप्रेस थी, यानी बहुत ही तेज धावक थे, तो इसको क्या कहा जाता था, उडना राजकुमार। इन्हीं की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, तारा। क्या नाम था, तारा। और उस समय पृथ्वीराज ने अजमेर के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। अजमेर दुर्ग का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और फिर उसका नाम अपनी पत्नी के नाम से क्या रख दिया, तारागढ़। ये तारागढ़ दुर्ग, तो मैंने पहले भी बताया था कि तारागढ़ दुर्ग एक तो कहां पे है, अजमेर में, और एक कहां पे है, बूंदी में। तो ध्यान देना, तो तारागढ़ है। अब देखिएगा इनका पृथ्वीराज का एक जो जीजा था जगमाल, इनका एक जीजा था, जीजाश्री। इनके एक जीजाश्री थे जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा कहां से बिलोंग करते थे, सिरोही से। वह उनकी क्या कर देते हैं, जहर देकर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या हो जाती है, कौन करते हैं, जगमाल देवड़ा। और इनकी जो छत्री है वह छत्री बनी हुई है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग, उनके पीछे 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की, तो 12 खंभों की छतरी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 खंभों की छतरी कहां पे है, कुंभलगढ़। किससे रिलेटेड है, तो पृथ्वीराज से। समझ में आ गया। और इसी के समय में एक और इसका भाई था, पृथ्वीराज का एक और भाई था जिसका नाम था जयमल। क्या नाम था, जयमल। और ये जो जयमल है ना, उनके बारे में डिटेल तो ज्यादा नहीं है। और जयमल क्या होता है, जयमल का कि वह
जयमल होता है वह सोलंकियों यानी सिरोही के जो सोलंकी है, सोलंकियों के साथ में युद्ध करते करते क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगर इसके शॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।